हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको जो है कक्षा 8 में किस तरीके का प्रश्न पत्र आएगा उसके विषय में बताऊंगा। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय विज्ञान का ये नमूना जो प्रश्न पत्र है वो है। इसमें आपकी जो समयावधि है वो 2.5 घंटे रहेगी और इसका पूर्णांक जो है 80 नंबर का रहेगा, 80 अंक का रहेगा। इसमें आपके जो हैं 1 से 8 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं हम किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? देखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? तो देखिए, घरों में जो हमारा जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो द्रव ईंधन काम आता है वो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो देखिए, वनोन्मूलन अर्थात वनों को काटने के से रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज़ का पुनः उपयोग करना, क्योंकि जो कागज़ बनते हैं वो पेड़ों से बनते हैं। अगर हम उसका पुनः उपयोग करते हैं, कागज़ का पुनः चक्रण करते हैं, दोबारा बनाते हैं, कागज़ की बचत करते हैं, तो इन तीनों तरीकों से हम जो हैं वनों को काटने से रोक सकते हैं। तो हमारा इसमें जो उत्तर आएगा वो द उत्तर बिल्कुल सही आएगा। चौथा प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। देखिए, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। इसमें हमारा जो श ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आएगा। प्रश्न 5 है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? देखिए, ध्वनि प्रदूषण कम करना है तो वो सभी काम हमें कम करने होंगे जिनसे ध्वनि होती है, जैसे टेलीविज़न और रेडियो की ध्वनि प्रबलता को कम करना, औद्योगिक मशीन जो होती हैं जिनसे कि अब बहुत आवाज़ होती है उनको शहर से दूर लगाना, और वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। इन सभी तरीकों से हम जो हैं ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर द जो है उपरोक्त सभी सही आएगा। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है? तो इसमें जो है आपका जो एल्यूमिनियम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही पदार्थ जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसी में करंट बहता है। बाकी जो 3 पदार्थ है, रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक, इनमें करंट नहीं बहता है, ये विद्युत के कुचालक हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न 7 है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? देखिए, यहाँ पर जो है इन पर लेपन क्यों किया जाता है? क्रोमियम जो होती है वो चमकदार होती है, ये संक्षारित नहीं होती है, खरोंचों का प्रतिरोध करती है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कारणों से जो हैं गैस बर्नर, साइकिल के हैंडलों पर हम जो हैं क्रोमियम का लेपन करते हैं। इसी प्रकार से आपके कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आएंगे 9 से 12 तक के। नवा प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई की पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। इसमें से कुछ जो साधन है वो पारंपरिक हैं, जो पुराने ज़माने में यूज किए जाते थे, कुछ आधुनिक साधन हैं, उनको अलग अलग करके नीचे सारणी में लिखने हैं। तो पारंपरिक साधन में जैसे मोट हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया, ये तीनों चीज़ें जो है पारंपरिक है, पहले से पुराने ज़माने में यूज करते थे। आधुनिक साधन में वो लिखने हैं जो अभी यूज करते हैं, जैसे ड्रिप तंत्र हो गया, छिड़काव तंत्र हो गया, ये दो जो हैं ये आधुनिक तंत्र हैं, तो ये इसमें लिखने हैं। प्रश्न 10 है आपका, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? देखिए, प्रतिजैविक जो औषधियों का निर्माण होता है वो सूक्ष्म जीवों से होता है, पेनिसिलियम। ठीक है, ये एक जो है ये प्रतिजैविक औषधि होती है पेनिसिलिन। सूक्ष्म जीवों से इसका निर्माण होता है, कवक वगैरह से इनका निर्माण होता है। प्रश्न 11 है, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखना है। देखिए, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
इसी प्रकार से प्रश्न 12 है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, खिलाड़ी जो होते हैं उनके जो जूते होते हैं वो कीलदार होते हैं, और वो कीलदार जूतों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वो जब भागते हैं तो फर्श पर घर्षण लगे, रगड़ लगे, और जिसके फलस्वरूप वो फिसलने से बच जाते हैं। क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो या तो घास के मैदान में दौड़ते हैं या किसी फर्श पर दौड़ते हैं, तो इसलिए वो फिसले नहीं, इसलिए वो कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं। स्पाइक के जूते का उपयोग करने से, कीलदार जूतों का उपयोग करने से ज़मीन और उनके बीच में घर्षण बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्न 13 मिलान करने का है। मिलान करने का एक प्रश्न आपके जरूर आता है। देखिए, रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं आपके, यूरिया और सुपर फास्फेट, जो कि 2 नंबर पर है। इसको आप ए को 2 नंबर से मिलान कर देंगे। कार्बनिक खाद होते हैं। कार्बनिक खाद कौन से होते हैं, जो पशुओं के अपशिष्ट अर्थात गोबर से, फूल पत्तियों से, इनसे, पादप अवशेषों से, इनसे बनते हैं, उसको हम कार्बनिक खाद कहते हैं। तो बैग को आप मिला देंगे 3 नंबर से। खरीफ की जो फसल होती है, जो कि चौमासे की फसल होती है, बरसात की ऋतु में उगाई जाती है, इसमें चावल और मक्का होता है, तो स को मिला देंगे आप 4 नंबर से। और इधर आपका द ऑप्शन रह गया थ्रेसिंग। इसको आप जो है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसर की सहायता से ये कार्य किया जाता है, तो द को आप 1 से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। देखिए, राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं, जो कि फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे चना हो गया, दाल पौधे हो गए, इनकी जड़ों में ये पाया जाता है। और ये जो जीवाणु होता है, ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम बिल्कुल ऑक्सीजन अपनी नाकों से ले लेते हैं, ऐसे ही पौधे के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, लेकिन वो उसे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर उसको जो है पौधों को प्रदान कर देते हैं। इस तरीके से राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं यौगिक के रूप में। अब कुछ प्रश्न आपके जो हैं सत्य असत्य के भी आएंगे। जैसे पहला है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले ईंधन होते हैं। बिल्कुल, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, पेट्रोल है, कोयला है, अगर ये सीमित मात्रा में है, इनका अगर अधिक उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है, कोयला और पेट्रोल असीमित संसाधन है। बिल्कुल गलत। भाई, कोयला और पेट्रोल सीमित हैं, भाई है तो बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन सीमित हैं। कभी ना कभी ये समाप्त होंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम सत्य लिख देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें हम संकटापन्न जो जातियां होती हैं, विलुप्त प्राय जातियां होती हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में होता है या जो लुप्त हो गई हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अर्थात जो जातियां जो है समाप्त हो गई हैं या समाप्त होने के कगार पर हैं, उनका रिकॉर्ड जो है रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। जैव विविधता क्या होती है। देखिए, आप जानते हैं जैव जैव मतलब जीवों में, और विविधता विविधता मतलब उनमें विभिन्नताएं होती हैं। आप अपने आसपास जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखते हैं। तो जीवों में ये जो विभिन्नताएं होती हैं, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, सभी जगह ये जैव विविधता पाई जाती है, जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जैवों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। अब कुछ कुछ प्रश्न आपके रिक्त स्थानों के भी आएंगे। अमीबा द्वारा जनन करता है। देखिए, अमीबा जो होता है ये द्विखंडन द्वारा जनन करता है। इसमें क्या होता है कि एक अमीबा जो है वो पोषण प्राप्त करता है, बड़े आकार का होता है, और बीच में से जो उसके खांच बन करके वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इस तरीके से अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो यहाँ पर हम द्विखंडन शब्द भर देंगे। दूसरा, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन कहलाता है। देखिए, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो इसमें हम निषेचन जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वो भर देंगे।
मनुष्य, गाय और कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, मनुष्य है, गाय है, बकरी है, ये सभी जाते, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम जरायुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम जरायुज शब्द भर देंगे। द प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। देखिए, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। देखिए, ऊपर 5 खालिस्तान है और नीचे जो है खालिस्तान के प्रश्नों की संख्या जो है वो 4 है, 1 रह जाता है आपका। तो इसी तरीके से आपके भी 5 आएंगे और उसमें से कोई 4 आपको भरने हैं। इसी प्रकार से आपके कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न भी आएंगे, जैसे यहाँ पर है, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, लघुत्रात्मक प्रश्न ही है ये, जिनका उत्तर आपको जो है लगभग 40 से 50 शब्दों में देना होता है, 4 या 5 लाइनों में लिखना होता है। जैसे यहाँ प्रश्न है, घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे है? तो देखिए, घर्षण जो होता है वो शत्रु भी होता है और मित्र भी होता है। कैसे होता है? शत्रु मतलब कैसे ये हमारा जो है, किस प्रकार से ये हमें काम करता है, यानी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है, तो ये मित्र हो जाता है। और अगर हमें नुकसान पहुंचाता है तो हमारा शत्रु है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि मित्र कैसे है, अर्थात हमारे लिए उपयोगी कैसे है। देखिए, इसी घर्षण के कारण ही हम जो हैं किसी सतह पर चल पाते हैं। अगर घर्षण रगड़ नहीं होगी तो हम जो है तुरंत फिसल जाएंगे। इसी प्रकार से क्या है, जैसे घर्षण के कारण ही हमारी जो तीली होती है उसको वो जल पाती है। तीली को जब हम माचिस पर रगड़ते हैं तो ही वो जलती है। तो इस तरीके से बिना घर्षण के जो है तीली नहीं चल सकती है, ये जल नहीं सकती है। इसी प्रकार से गाड़ी वगैरह जो चलती हैं वो भी घर्षण के कारण ही चलती है। उनके जो ब्रेक लगते हैं वो भी घर्षण के कारण ही लगते हैं। अगर घर्षण नहीं हो तो ब्रेक नहीं लगेगा और दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से मोड़ पर जो गाड़ी मुड़ती है तो वो जो है एकदम से आगे की तरफ नहीं जाती है, बल्कि वो जो है घुमाव पे कम लेती है, तो वो भी घर्षण के कारण ही होता है। तो इन घर्षण के कारण ही जो है ये हमारे जो, अब घर्षण किस प्रकार से हमारा शत्रु है वो देख लेते हैं। देखिए, घर्षण के कारण ही हमारी जूतों की तली घिस जाती है और हमें जो है दोबारा पैसे देकर के जूते खरीदने पड़ते हैं। घर्षण के कारण ही हमारी जो मशीनें हैं वो आवाज़ करती हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ करती हैं, उनके कलपुर्जे घिस जाते हैं। तो इस तरीके से, और घर्षण के कारण ही हमें चलने में भी तकलीफ होती है। देखिए, एक तो हम समतल फर्श पर चलें और एक जो है रफ सतह पर चले, तो जो बिल्कुल चिकनी सतह है उस पर चलने में हमें आसानी रहेगी। तो इस तरीके से जो है घर्षण जो है हमारा शत्रु होता है। प्रश्न 21 है, सुचालक पदार्थ। निम्न की व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। एक ही बात है। सुचालक पदार्थ, देखिए, सुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है। जैसे कि तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, इन सभी में करंट भी बहता है और ये सभी जो है इनमें ऊष्मा भी बहती है। तो ये सभी सुचालक पदार्थ हैं। दूसरा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा लंबा ज़रूर होता चला जा रहा है, लेकिन मैं इसको जो जितना शॉर्ट में आपको समझा सकता हूँ उतना शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, मैं का प्रयास कर रहा हूँ। एक विस्तृत वीडियो जो है अलग अलग पार्ट में इसको जो है तोड़ करके दिया जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, 22वां प्रश्न है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव दीजिए। देखिए, नेत्रों की देखभाल करने के लिए क्या है, उनमें जो है समय समय पर जो ये उनको धोते रहना चाहिए, ठीक है ना, उनको रगड़ना नहीं चाहिए और उनमें समय समय पर जो है डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो है आई ड्रॉप्स डालनी चाहिए। अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई जो है कोई नुकीली वस्तु चली जाती है या कोई कंकड़ चला जाता है तो उनको रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो है बड़े ही आसानी से जो है पानी की सहायता से उसे निकालना चाहिए। इन सब तरीक़ों से जो हम नेत्रों की उचित देखभाल कर सकते हैं और समय समय पर अपने नेत्रों की जांच डॉक्टर से करवानी चाहिए। और अगर डॉक्टर जो है
हमें चश्मा पहनने के लिए कहे तो उचित नंबर का जो है चश्मा भी पहनना चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। देखिए, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम क्या है कि सड़क पर अगर चल रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए 2 पहिया वाहन में, और अगर 4 पहिया वाहन में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए एक उचित उम्र होनी चाहिए, हमारे पास में उचित लाइसेंस होना चाहिए, और सड़क पर अगर हम पैदल चल रहे हैं तो बाईं ओर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें जो है वो क्रॉस करनी चाहिए। तो कई प्रकार के नियम हैं, उनमें से कोई 2 नियम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में कोई द्वंद्व लिखिए। देखिए, बाह्य निषेचन जो है, अगर निषेचन की क्रिया, निषेचन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। अगर शुक्राणु और अंडाणु का मिलना अगर मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक में होता है, मछली में होता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है, अगर शुक्राणु और अंडाणु का मिलना मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य में। मानव कर्ण का नामांकित चित्र आपको इसमें बनाना है, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, बहुत ही स्पष्ट चित्र आप उसमें बना सकते हैं। इसी प्रकार से इसका ये जो निबंधात्मक प्रश्न है तो इसमें आपका एक अथवा का प्रश्न भी आएगा, आप दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वाहन चलाते समय सभी जानते हैं कि वाहन चलाते समय अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए, 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, और वाहन चलाते समय हमें जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए, बत्तियों का ध्यान रखना चाहिए, आदि सब बातें हैं, ये सामान्य सी बातें हैं, सब जानते हैं। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जैसे द्विखंडन है, बहुखंडन है, मुकुलन है, ठीक है ना। ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इसमें से आप किसी भी एक विधि का जो है वो सचित्र वर्णन कर सकते हैं। जैसे मुकुलन कर सकते हैं, जो कि हाइड्रा में होता है, उसमें एक छोटा सा मुकुल निकल आता है। मुकुल आप जानते हैं, जैसे हमारे अंगूठे के पास एक छोटा सा अंगूठा किसी किसी के निकल जाता है, ऐसा ही हाइड्रा में भी एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है, छोटा सा मुकुल निकल जाता है, और वो मुकुल बड़ा होकर होकर के जो मुख्य जो हाइड्रा है, मैन हाइड्रा, उससे अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। ऐसे ही द्विखंडन भी होता है। द्विखंडन में क्या होता है कि जो अमीबा में होता है, जीवाणु कोशिका में होता है, अमीबा और जीवाणु कोशिका आकार में पहले बड़ी होती है, जैसे एक बड़ा गुब्बारा हो जाता है, और फिर जैसे उस गुब्बारे को हम बीच में से 2 कर देते हैं, ऐसे ही जो अमीबा है वो भी 2 हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक अमीबा से 2 अमीबा, एक जीवाणु कोशिका से 2 जीवाणु कोशिका बन जाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के 2 उपाय बताइए। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के आप उपाय जानते हैं। सबसे पहली बात है कि अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, और फैक्ट्रियों को जो है शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए। लाउड स्पीकरों की जो आवाज़ है वो कम रखनी चाहिए, ठीक है। गाड़ियों में जो है साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। डीजे वगैरह का जो उपयोग है वो कम आवाज़ में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हो सकते हैं। इसी प्रकार से 24वां प्रश्न भी आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न आएगा। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है। देखिए, संतुलित आहार, देखिए हम जानते हैं कि आहार के जो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, जल है। जब ये सभी पोषक तत्व अगर भोजन में सही मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे जितनी एक व्यक्ति को चाहिए उतना अगर उपस्थित है तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा, कोई चीज़ कम, ऐसा नहीं। भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है। देखिए, पोषक पदार्थों से हमारी जो शरीर में जो भी जिन तत्वों की कमी हो जाती है ना, उन तत्वों की वो पूर्ति हो जाती है। जैसे हम पालक खाते हैं तो हमें लोहा मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मीठी चीज़ें हो गई, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन वाली चीज़ें अगर हम खाते हैं, जैसे दाल, पनीर, सोयाबीन, तो उससे जो है हमें प्रोटीन मिलता है, उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। वसा वाली चीज़ें अगर हम खाते हैं, जैसे घी, तेल वगैरह, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, हमारी त्वचा वगैरह अच्छी रहती है। और विटामिन्स होते हैं,
जैसे फल और सब्जियां खाते हैं तो उससे हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। तो विटामिन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, खनिज लवण भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से जो है सभी पोषक तत्व अगर हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में गुब्बारा या गेंद है। अगर हम इसको, गुब्बारा या गेंद गोल है, अगर हम इसमें दोनों तरफ से बल लगाएं तो ये पिचक जाएगी और इसकी आकृति गोल ना होकर के थोड़ी लंबी हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बल के द्वारा किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिख करके उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो हैं 6 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। उनके नाम हैं, गर्दन में होती है पीयूष ग्रंथि, गले में होती है थायराइड ग्रंथि, फिर नीचे थाइमस ग्रंथि, उसके नीचे एड्रिनल ग्रंथि जिसे जो है अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, फिर वृषण, ठीक है ना, अग्नाशय हो गया, वृषण हो गया और अंडाशय हो गया। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम जो हैं किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए हमने एक गुब्बारा ले लिया। अब गुब्बारा जो है शुरू में पिचका हुआ है, अब इसमें हम पानी भर देते हैं। तो पानी भरेंगे, जैसे जैसे पानी भरेंगे वैसे वैसे उसका आकार जो है, ये जो पानी हम भर रहे हैं ये इसकी दीवारों पर दबाव डालेगा और धीरे धीरे जो उसका आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रयोग से हम बता सकते हैं कि द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। इसी प्रकार से 25वां प्रश्न है। तो आपकी परीक्षा में इस तरीके से कुल मिलाकर के जो हैं 25 प्रश्न जो हैं आपके आएंगे। तो इस तरीके से आज के विषय पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसे जो है आप स्वयं समझें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।